My dear student, once again you are most welcome in my lecture. हम आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस दो पार्ट में, जिसमें डिवाइड हमने किया था ए और बी। ए में स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि हम करा चुके, और इसका सेकंड पार्ट जो बी वाला था वो है oogenesis। क्लियर? अब हम आज आपको ए करा चुके तो बी कराना है, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं oogenesis। oogenesis अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो oogenesis की डेफिनेशन आप कैसे देंगे? आप सीधे कह दिए कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या फ्रॉम प्राइमरी oocyte इज कॉल्ड एज oogenesis। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने उसमें कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन हम आज आपको क्या कह रहे हैं? oogenesis की बात, और जिसमें हम आपको ये कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम प्राइमरी oocyte in the ovary is called as oogenesis। तो हम लोग टॉपिक पे आए हम फिर oogenesis की प्रोसेस, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस चली थी बस वैसे ही oogenesis की प्रोसेस भी जाएगी। और oogenesis में आप ये जान लीजिए कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है या बेबी गर्ल लड़की गर्भावस्था में या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मदर के ओवम में होती है, मदर के यूट्रस में डेवलप हो रही होती है, उसी समय कितनी प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से oogonia बनेगी। उसके बाद उन्हीं से आगे प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte से फिर डेवलप होगी ओवम। क्लियर हो गया? ये उसी समय डिसाइड हो जाती है। और स्टडी के अनुसार लाखों की संख्या में, लाखों, एक तो नहीं लाखों की संख्या में ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यूट्रस के अंदर डेवलप हो जाती हैं। किसमें से? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के फॉर्म में एक बेबी गर्ल के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही। क्लियर हो गई? लाखों की संख्या में। वास्तव में जो एम्ब्रियो के अंदर जो बेबी फीटस तैयार हो रहा होता है, अगर बेबी फीटस गर्ल लेडी है, गर्ल है, बच्ची है, तो उसके अंदर जो ओवरी डेवलप होती हैं, तो ओवरी की दीवार की सेल्स जो होती हैं उनकी स्टेम सेल से डिवीजन होता है और क्या बनता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बार बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगी। किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगी। और यहाँ देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स ऑलरेडी डिप्लॉयड, मींस फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गई? तो पूरे के पूरे नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड है, 2n है, और ये बार बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगी। जितनी बार डिवाइड होगी माइटोसिस के द्वारा, हर बार इसमें नंबर्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के पूरे का मतलब डिप्लॉयड सेल ही बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी जो सेल्स बनती हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनने वाली सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, जिन्हें हम oogonia के नाम से क्या कहते हैं? oogonia। जो लाखों सेल्स बनती हैं उन सब में कितनी होती हैं? क्रोमोसोम्स फुल का मतलब डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। तो सभी में 46 होंगे। 46 होने के बाद अब इन्हीं में से जितनी सेल्स हैं सब में वो प्रोसेस वही चलेगी। हम केवल एक oogonia से आगे का डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो एक oogonia अब बनाती क्या है? प्राइमरी oocyte। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लार्ज कंडीशन में हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद प्राइमरी oocyte। अब इसके बाद क्या होगा? अब इस वक्त मियोसिस होगा। अभी तक क्या था? माइटोसिस।
अब होगा मियोसिस, और मियोसिस में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बचते हैं? आधे। इसका मतलब बनने वाली सारी सेल्स हैप्लॉइड होंगी। क्या होंगी? हैप्लॉइड। क्लियर हो गई? बेबी गर्ल जब पैदा होती है तो तब तक इन लाखों की संख्या में जितनी भी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ओगोनिया बनी थी, उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगोनिया डैमेज हो चुकी है, और डैमेज होने के बाद लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार लगभग ये 50,000 से 80,000 तक ओगोनिया जब बच्ची पैदा होती है उस समय उसके ओवरी के अंदर मौजूद होती है। क्लियर हो गया? लेकिन उसके बाद जो 50,000 से 80,000 तक ओगोनिया होती हैं और वो डिवाइड होंगी, आगे किसमें बढ़ेंगी, संख्या आगे बढ़ाएंगी, और जब संख्या आगे बढ़ाएंगी नहीं बल्कि हम आपसे ये कहें कि इन्हीं में से हर एक से क्या बनेगा? एक ओवम बनेगा, जो कि सबसे पहले बनता है प्राइमरी oocyte के रूप में। क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जैसे मेल में हमने कहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती थी। क्या बनती थी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ याद आ रहा होगा आपको कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते थे। कितने बनते थे? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते थे जो स्पर्म कहलाते थे, लेकिन oogonia में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से केवल एक ओवम डेवलप होगा। कितने डेवलप होंगे? केवल एक सिंगल ओवम डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी oocyte। क्लियर हो गई? तो इन्हीं जो oogonia है इनमें से एक ग्रोथ करके क्या बनाएगी? प्राइमरी oocyte। और एक प्राइमरी oocyte अब इसमें मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। मियोसिस की 2 कंडीशन होती हैं, मियोटिक फर्स्ट और फिर मियोटिक सेकंड। मियोटिक फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे बचते हैं, और मियोटिक सेकंड जस्ट लाइक माइटोटिक होता है, जिसमें जो हैप्लॉइड बन गई सेल हैप्लॉइड की हैप्लॉइड ही बने रहते हैं। क्लियर हुआ? तो आप ध्यान दें कि ओवरी के अंदर जब एडल्टहुड में बालिका पहुंचती है या गर्ल पहुंचती है, लड़की पहुंचती है लगभग 12 साल की एज में, तब उसमें हार्मोनल सिक्रेशन होता है, और उस हार्मोनल सिक्रेशन से इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया? हालांकि ये स्टार्ट हो चुका होता है पहले से ही, बाय बर्थ ही स्टार्टिंग हो चुकी होती है मियोटिक फर्स्ट की, लेकिन ये प्रोफेज के बाद आगे नहीं बढ़ पाती। प्रोफेज कंडीशन में मियोटिक फर्स्ट में जब जाएगी उसी समय से ये स्टॉप हो जाएगी, अर्थात इनएक्टिव कंडीशन में आ जाएगी, फ्रीजिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? तो उस कंडीशन में जब ओवा पड़े हुए हैं, ये प्राइमरी oocyte पड़ी हुई है किसमें? लड़की के अंदर। जब पैदा हुई उस समय से उससे रुक जाएगी, और जब लड़की एडल्टहुड में पहुंचती है या किशोरावस्था में पहुंचती है, जब 12 साल की लगभग एज हो जाती है, तब हार्मोनल सिक्रेशन के इफेक्ट से अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, और पूरा प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब चीजें होंगी और क्लियर होगी। तो ये आगे जो पढ़ेगा तो आपको पहले बताया जा चुका है कि इस अब कौन सा हो रहा है? मियोटिक सेल डिवीजन। मियोटिक सेल डिवीजन में 2 सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ये जान लीजिए कि इसमें एक सेल बड़ी होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, और एक छोटी होती है जिसमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो छोटी वाली सेल होती है उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी वाली होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं। अब ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरी के अंदर प्रोफेज से आगे बढ़े तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारी कंडीशन से गुजरते हुए ये बन गई सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte ही ओवरी से ओवुलेशन में रिलीज होती है। ध्यान दीजिए इस बात को कि जो ओवुलेशन होता है गर्भ में, उस ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte ही ओवम के रूप में नहीं, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होती है ओवरी से, जो ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ती है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद ये
अगर फर्टिलाइज हो जाएगी तो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ये यूट्रस से होती हुई फिर वेजाइना से होती हुई बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल जाएगी। क्लियर हुआ? नॉर्मली 1 मंथ में एक ओवा बनता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक प्राइमरी oocyte 1 मंथ में एक ओवा प्रोड्यूस करती है। क्लियर हो गई? लेकिन ओवरी के अंदर से सेकेंडरी oocyte के रूप में ही ये रिलीज होती है, बाकी पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्लियर हुआ? ये सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ? मियोटिक फर्स्ट में, और मियोटिक फर्स्ट से ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मियोटिक फर्स्ट में जो 2 बनेगी, एक बनी सेकेंडरी oocyte, दूसरी बनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये पोलर बॉडी अब किसी काम की नहीं होती है, ये क्या हो जाएगी? डैमेज। क्लियर? अर्थात इसका कोई काम नहीं, ये डिग्रेड हो जाएगा, अर्थात डिजनरेट हो जाएगा। अब ये फीडिंग के काम आ जाएगी, ये फूड मटेरियल के रूप में काम करेगी। तो भी जब डेड हो जाएगी, कोई काम ही नहीं इसका, तब कहाँ जाएगी? ये एज ए फूड डेवलपिंग सेकेंडरी oocyte के बाद जो फर्दर कंडीशंस होती हैं उनके लिए ये फूड मटेरियल के रूप में यूज हो जाएगी। क्लियर? अब सेकेंडरी oocyte बन गई, अब ये रिलीज हो जाएगी कहाँ से? ओवरी से, ओवुलेशन में, और आगे या तो फर्टिलाइज होगी या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये निकल आएगी, पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर करते हैं। एक चीज और, अब ये सेकेंडरी oocyte बन गई, इसमें फिर डिवीजन शुरू हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि मियोसिस के 2 कंडीशंस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में तो आपने देखा सेकेंडरी oocyte बनी, अब इसके बनने के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, और जब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है तो मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 2 में फिर डिवीजन शुरू, और डिवीजन शुरू होगी तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तमाम चीजें आएंगी, सारी कंडीशंस फिर आएंगी ये भी। लेकिन ये जस्ट लाइक क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन के अनुसार होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है। जो नंबर ऑफ हैप्लॉइड कंडीशन ये बन गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे बचे थे, अब वही आगे बचे। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेकेंडरी oocyte बनी, अब उसमें डिवीजन तो शुरू हुआ, डिवीजन शुरू हुआ, प्रोफेज हुआ, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। अब मेटाफेज कंडीशन में, मेटाफेज कंडीशन तक ही डिवीजन होता है, उसके बाद फिर ये डिवीजन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसे चाहिए स्पर्म का साथ, और जब ये आगे बढ़ेगी, या यूं कहें कि जो हमने आपको बताया था कि देखिए ध्यान से, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये ओवरी है, ओवरी से रिलीज हुई, ये रिलीज हुई, यहां देखिए ध्यान से, ये ओवरी रिलीज करेगी, सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज कर दी। अब ये पहुंची कहां पे? इस कंडीशन में यहां पहुंची। कौन सी कंडीशन में है ये जो पहुंच रही है यहाँ पे, वो सेकेंडरी oocyte के कंडीशन पहुंची। लेकिन डिवीजन कितना हुआ है मियोसिस 2 का? केवल प्रोफेज मेटाफेज में आते आते ये फिर वहां पे फ्रीज हो गई। अब मेटाफेज के बाद डेवलपमेंट कब होगा? संयोग से मान लीजिए यहाँ पर कोई स्पर्म आकर इसका वेट कर रहा है, और स्पर्म कोई है यहाँ पे, और जैसे ही स्पर्म इसके टच में आएगा, जैसे ही कोई स्पर्म इसकी बॉडी के टच में आया, ध्यान दीजिए बस, जैसे इसके बॉडी के टच में आया सेकेंडरी oocyte के, तो जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम इससे टच करेगा, तुरंत इसमें डेवलपमेंट शुरू, और फिर सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगा। सेकंड डिवीजन का मतलब सेकंड माइटोटिक डिवीजन, नॉट नहीं, सेकंड मियोटिक डिवीजन, सॉरी मैंने गलत बोला। सेकंड क्या होगा? मियोटिक डिवीजन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मियोटिक फर्स्ट तो यहाँ हो चुका था, जिससे बना सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte में मियोटिक सेकंड होगा, मियोटिक सेकंड की
प्रोफेज और मेटाफेज अवस्था में आगे बढ़ी थी, तो उसके बाद का फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पूरा हो जाएगा। और जैसे ये पूरा होगा और ये कंप्लीट किसमें बनेगी, ओटेट में। ओटेट जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे भी क्लियर आपको कर दें कि देखिए कोई स्पर्म जैसे ही कोई इसके कांटेक्ट में आया, ये स्पर्म आया, कोई स्पर्म कांटेक्ट में आया, तुरंत ये कन्वर्ट किसमें होगी, ओटेट में। ओटेट फिर कंप्लीट ओवम में, ओवम में बनने के बाद अब क्या होगा, अब स्पर्म का हेड पोर्शन इसके अंदर इंटर कर जाएगा। किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte के अंदर जैसे इसके अंदर घुसा, तब ये चूंकि बन चुका है किसमें, ओटिडिया ओवम में, तो ओवम और स्पर्म दोनों का न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा। ये डिवीजन कहाँ तक होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, एक जाइगोट, जाइगोट फिर डिप्लॉयड हो गया। जाइगोट बनने के बाद 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनेंगी। जब सेल नंबर बढ़ेंगी तो इन सारी सेल को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में आने के बाद ये डेवलपिंग एम्ब्रियो या डिवाइडिंग एम्ब्रियो कहाँ आता है, यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद, यूट्रस में आने के बाद ये इम्प्लांट होता है कहाँ, बताइए। ये डिवाइडिंग एम्ब्रियो जो है या जाइगोट डिवाइड करके जो आगे डेवलप हो रहा है, अब यहाँ से इम्प्लांट कर जाएगा कहाँ, यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद फिर इसमें इम्प्लांटेशन हो गया, और इम्प्लांटेशन के बाद कंप्लीट डेवलपमेंट होगा फॉर 9 मंथ का, अप्रॉक्सीमेटली 270 डेज टू 280 डेज। इसके बाद जब ये डेवलप हो जाएगा बेबी, तो फिर ये बर्थ केनाल से होता हुआ बाहर आएगा, अर्थात इस बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज आपका रहा oogenesis। क्लियर, वंस अगेन एक बार फिर देख लीजिए कि ओवरी के अंदर ये बनती है कहाँ से, बहुत पहले से, यानी कि लड़की की गर्भावस्था में ही, या लड़की जब गर्भ में पल रही होती है या डेवलपमेंट होता है, उसी समय ओवरी के अंदर कुछ जर्म सेल्स होती हैं जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, बनती हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल्स में बार बार माइटोसिस के डिवीजन के कारण जो सेल नहीं बनेगी, सब डिप्लॉयड सेल होती हैं। ये डिप्लॉयड सेल oogonia कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, oogonia। अब oogonia के बाद इन्हीं में से कोई एक बड़ी होगी, जो धीरे धीरे सभी बड़ी हो जाती हैं, सभी प्राइमरी oocyte। लेकिन जो पहले काम कर रही है, हम एक को शो कर रहे हैं यहाँ पे, एक से ही पूरी आगे की दिखा रहे हैं। ठीक, बाई बर्थ जो लड़की पैदा होती है उसमें लगभग, पहले तो बहुत सी होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली लाखों की संख्या में इनकी संख्या होती है, परंतु बाई बर्थ जो मिलती हैं वो 50,000 से 80,000 तक प्राइमरी oocyte लेकर बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, और उसमें भी डिवीजन शुरू हो चुका होता है। अब माइटोटिक डिवीजन से हटकर अब मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन का मतलब नंबर ऑफ सेल जो बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ बचेंगे। अब सब हेप्लॉइड 2n था, 2n से ANN बचे। क्लियर हुआ। अब ये जो मियोटिक सेल डिवीजन शुरू होगा, ये आगे फर्दर डेवलपमेंट, ये प्रोफेज तक तो बर्थ के पहले था, अब वहीं से फ्रीज हो गई थी। आगे जब लड़की 12 साल की एज में आ जाएगी, तब इसमें कुछ हार्मोनल इफेक्ट के कारण ये एक्टिव कंडीशन में आएगा, और फिर इसमें मियोटिक फर्स्ट की पूरी कंडीशन पूरी होगी, और बनेगी 2 सेल्स, दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हाफ। पहली बनी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte आगे काम करेगी, और दूसरी जो छोटी वाली बनी थी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी नष्ट हो जाएगी क्योंकि इसका कोई काम नहीं, ये फंक्शन लेस है। क्लियर हो गया। अब इस सेकेंडरी oocyte में फिर मियोटिक सेकेंड डिवीजन शुरू होती है, जिसकी प्रोफेज मेटाफेज तक होती है। बस यहीं पे ये रिलीज कर दी जाती है, कहाँ से, ओवरी से, और ये पहुंचती है, ये रिलीज हो गई, ये पहुंची फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई स्पर्म इससे मुलाकात कर लेता है
या स्पर्म से इसका मेल होता है तो मियोटिक 2 का या मियोटिक सेकंड का बाकी डिवीजन भी इसमें पूरा हो जाएगा और ये कंप्लीट ओवम में, पहले oocyte में फिर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फिर 2 सेल डिवाइड होंगे, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी वाली oocyte बनेगी और छोटी वाली सेकंड पोलर बॉडी, इसका भी कोई काम नहीं, ये भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई काम नहीं। अब जैसे ही कोई स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म का एक्रोसोम जैसे इसके टच किया तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मैच्योर ओवम में, और फिर ओवम और स्पर्म का हेड अंदर जाएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में डिवीजन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, उसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट, फिर ये बर्थ के द्वारा ये न्यू बेबी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज जान लीजिए कि एक चीज हम आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज पहले बता भी चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि जैसे मेल में लॉन्ग लाइफ स्पर्म बनते रहते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पर्म बनते रहते हैं, फीमेल में ऐसा नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं। पहला डिफरेंस अगर कोई स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में डिफरेंस पूछे तो पहला तो यही हो जाएगा, मेल में लॉन्ग लाइफ यानी पुबर्टी स्टार्ट होने के बाद लॉन्ग लाइफ स्पर्म बनते हैं, ठीक, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में लगभग 12 साल की एज या पुबर्टी स्टेज में आने के बाद शुरू होती है और ये ओवुलेशन के द्वारा ही नया ओवम बनता है और ये लगभग 50 साल की एज तक ही बनती है, उसके बाद ओवुलेशन बंद। जब ओवुलेशन स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेनॉर्ज कंडीशन और जब बंद होता है तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज कंडीशन। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्म ढेर सारी संख्या में बनते हैं, ढेर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बन जाते हैं, बट ओवम एक मंथ में केवल एक ओवम डेवलप होता है, वही फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करने का काम करता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि oogenesis के ऊपर था। अब लगभग चैप्टर समाप्त हो रहा है, अब आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन बताएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो वीडियो को देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि हमें क्या दिक्कत है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, हम आपको और बताने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।